दोस्तों क्लामार्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से या बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना कोई देरी किए हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ। कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पहला है कि गांधार कला किस कला से प्रभावित थी। देखिए यूनानी कला। गांधार कला किस कला से प्रभावित होगा? यूनानी कला। आपको पता है कि कनिष्क के समय में गांधार कला का ज़्यादा विकास हुआ। बुद्ध की मूर्ति गांधार कला में बनाई गई और गांधार कला पर सबसे ज़्यादा यूनानी कला का प्रभाव था। चलिए, तो गांधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी था राजुक। राजुक को न्यायिक अधिकारी कहा जाता था। पन किस धातु का सिक्का था? देखिए पन जो था वो चांदी का सिक्का था। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि पन किस धातु का बना होता था? जो चांदी। मौर्य काल में जो चांदी का सिक्का था उसे पन कहते थे। वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो वीणा बजाता हुआ जो सिक्का जो जारी किया वो समुद्रगुप्त ने। आपने पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त के सिक्का पर वीणा बजाया। फाहियान कौन था? देखिए फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया। कौन? फाहियान। तो 5 का सी हो जाएगा कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री। अब आगे देखिए, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है आप लोग बताइएगा? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में, तो ए और बी दोनों होगा। कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? देखो कोसल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मैं आपको बताऊं कि इंद्रप्रस्थ जो था कुरु महाजनपद की राजधानी था। देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो 10 का ए हो जाएगा। 11 का अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? देखिए अशोक का जो अभिलेख है ज़्यादा प्राकृत भाषा में है। तो 11 का बी हो जाएगा। आगे, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? इंडिका, मेघदूत और आगे देखिए फ्रेंड, मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्नि। तो चाणक्य या कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? तो भंडारकर ने। बी आर देवदत्त भंडारकर, डी आर भंडारकर। तो 11 का सॉरी 13 का डी हो जाएगा। धम्म नीति की शुरुआत किसने की? अशोक ने किया था धम्म नीति की शुरुआत। तो 14 का सी। 15 में देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका पुत्र हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक और अशोक का पुत्र हुआ महेंद्र। लेकिन प्रथम शासक है तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो मेगास्थनीज जो था जो किसके दरबार में भारत आया? तो आप बात जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? हरिसेन ने किया, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसकी रचना किसने किया? हरिसेन ने। जीवक वैद्य किस काल में? जीवक जो था, जीवक का हर्यक वंश में था, जीवक वैद्य था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, राजदूत था, व्यापारी था या गुलाम था? या आप बताइएगा कि मेगास्थनीज जो था राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था ना, तो राजदूत हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त में। देखिएगा दोस्तों, फाहियान जो है, मैं आपको बताया ना, फाहियान जो किसके दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो यहाँ पर पूछता है फाहियान किसके काल में भारत आया? अगला पॉइंट है रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो वही फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूट डालकर, तो अजातशत्रु है ना, अजातशत्रु ने फूट डालकर। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? देखो यूरोप का जो समुद्रगुप्त किस शासक को कहा जाता है? मैं बताऊं कि 26 का बी नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है और भारत का समुद्रगुप्त। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है।
नवरत्न किस शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न था। तो 28 का डी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ये 29 का पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर हुई? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के तट पे हुआ है? तो पुनपुन, सोन और गंगा। पुनपुन, सोन और गंगा, डी हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की? देखो, इंडिका के लेखक तो मेगास्थनीज है ना। इंडिका की रचना किसने की, जरा देख लो एक बार। इसका मेगास्थनीज हो जाएगा, बहुत पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन तो मैं आपको बताया था कि अशोक के कैमा शिलालेख में है, 13वां शिलालेख में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कलिंग का युद्ध कब हुआ। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत कराया रुद्रदामन ने। 510 में सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरन, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, तो एरन अभिलेख से मिलता है, सागर में है ये। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ 78 ईस्वी में। कब हुआ? 78 ईस्वी में। और कनिष्क जब गद्दी पर बैठा ना 78 ईस्वी में, तो शक संवत की भी शुरुआत किया। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हुनों को जो पराजित करने का जो जाता है वो स्कंदगुप्त को जाता है। हुनों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक अशोक था। तो 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, मौर्य का। देखो, किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में? अच्छा एक बताओ, भूमि दान का जो उल्लेख जो मिलेगा वो किसके? अशोक के अभिलेख में, समुद्रगुप्त के अभिलेख में, प्रभावती गुप्त, या इन सभी के? तो भूमि दान का उल्लेख जो मिलता है प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। देखो, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो मैं तुमको बता दूं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन या उदयभद्र ने किया। तो 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो, 39, अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का संबंध था मौर्य वंश से। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। देखो, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मौर्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना चैत्य है, स्तूप है, गुहा वास्तुकला, स्तंभ, तो मौर्य काल का जो हो जाएगा स्तंभ हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल है? तो गुप्त काल है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन की रचना है राजतरंगिणी। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान अध्यक्ष कौन था? ये बहुत बार पूछा गया है। टकसाल, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष को ना टकसाल का अध्यक्ष बोला जाता था मौर्य काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी तो उदयभद्र के द्वारा या उदयनी के द्वारा। तो 44 का आंसर क्या हो जाता है? सी। 45 देखो, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। 45 का बी हो जाएगा। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? ये मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, या इनमें से सभी की? पतंजलि के महाभाष्य में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किस काल की? मौर्य काल की। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक थे, कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक? महात्मा गांधी, मेगास्थनीज, विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो था वो कौन था? विष्णुगुप्त। देखो, चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, तो इसलिए विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। तो 47 का सी हो जाएगा आंसर। देखो, 48 तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? चोल ने, पल्लव ने, चालुक्य ने, या राष्ट्रकूट ने? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया वो राष्ट्रकूटों ने करवाया। किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, या बी और सो दोनों के? देखो, पंच चिन्ह वाले जो सिक्के जो बने थे, डी हो जाएगा। डी मतलब क्या? चांदी के भी और तांबे के भी। पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी और तांबे, चांदी और तांबे के बने थे। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में देखो, गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। देखो, गणसंघ, सॉरी गणतंत्र नहीं, गणसंघ। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी देती है ना अर्थशास्त्र इंडिका। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से सभी? तो जानपद शब्द का अर्थ होगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक ना। देखो, आगे क्या है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से, है ना।
अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि का है महाभाष्य, तो 56 का डी हो जाएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी, तो 57 का भी क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखिए अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, किसको? अशोक। अब आ जाइए 58, निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले कौन राजवंश आया? नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश, गुप्तवंश। तो देखो सबसे पहले तुमको मैं बताऊं कि मौर्य वंश आया, सबसे पहले तो नंदवंश था, सॉरी सबसे पहले नंदवंश, तो ये आ जाएगा 1। नंदवंश के बाद मौर्य वंश आया, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना, इसके बाद 3 हो जाएगा। फिर मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश, तो 2 हो जाएगा। तब लास्ट में आया गुप्त वंश, तो ये सी हो जाएगा। देखो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? सातवाहनों का शासन वाला क्षेत्र है तो पश्चिम के दक्कन भारत में, पश्चिम के दक्कन भारत। कलिंग की लड़ाई कब हुई? मैं तुमको बताया भी हूँ कि कलिंग की लड़ाई जो हुआ 261 ईसा पूर्व हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो देखो मगध साम्राज्य की जो स्थापना किया बिंबिसार ने किया। अच्छा, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 320 से लेकर 298 ईसा पूर्व था, ठीक है ना। 64 का आंसर डी हो जाएगा। देखो आगे 65, विक्रमादित्य की उपाधि किसे दिया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो 65 का बी। विक्रमादित्य की उपाधि ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था विक्रमादित्य की उपाधि। अब आगे देखो, मौर्य काल की प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल में जो यूनानी यात्री आया तो मेगास्थनीस था ना, तो 66 का बी हो जाएगा, 66 का बी। 67, हेन सांग किस देश का यात्री था? हेन सांग तो चीन का यात्री था, 67 का सी। 68, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित करना है? तमिलनाडु में चोल, विरंगल में होयसल, दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति। मैं तुमको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 68 का आंसर बी होगा, क्योंकि देखो पहला तमिलनाडु में चोल, फिर दूसरा क्या है वारंगल में होयसल, और उड़ीसा में गजपति, दक्कन में सुल्तान नहीं था। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी को लिखा? तो अष्टाध्यायी पाणिनि का है। पाणिनि की जो रचना है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी बहुत फेमस है। चलो तो कैसा लगा वीडियो बताना मुझे। मेरा उद्देश्य था कम समय में तुमको, अभी मैं केवल चैप्टर का रिवीजन करवाता हूँ, मैं चाहूँ तो हर क्वेश्चन को डिटेल्स में बता सकता हूँ, लेकिन इस रिवीजन के पर्पज़ से भी तुम्हारा एक नज़र में तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। चलो तो कैसा लगा इस सेकेंड चैप्टर बताना, अगर अच्छा फीडबैक रहा फिर मैं थर्ड लेसन का भी डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।